Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 28, 2024 and the day is Monday. तो फिर से हफ्ते की नई शुरुआत हो गई है, फिर से नए जोश के साथ पढ़ाई करेंगे हम लोग, है ना। आई होप आप लोगों का जो लास्ट का हफ्ता है वो प्रोडक्टिव गया हो पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से, आपके टेस्ट सारे अच्छे गए हो और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आखिरी हफ्ते को यूटिलाइज किया हो। त्योहार आने वाले हैं तो त्योहार पे अब हम लोगों को थोड़ा सा मस्ती भी करना पड़ेगा, पर हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई रुकनी चाहिए, उसके लिए भी समय देना चाहिए, त्योहार की मस्ती भी नहीं रुकनी चाहिए, तो दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। ओके चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। देखो, टाटा एयरबस प्लांट जो वडोदरा में है ना, उसमें C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए वहां पे इनॉग्रेशन होगी, जिसमें स्पेन के पीएम जो है वो इंडिया आएंगे। ठीक है, इसके बारे में क्या चीज है वो हम डिटेल में बात करेंगे अंदर। उसके बाद आप देख लो, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE। उसने एक डेटा रिलीज किया है, उसके डेटा के हिसाब से पिछले कुछ सालों से डिक्लाइन हो रहा था किसमें, बीटेक की सीट्स में। ठीक है, जो नंबर्स थी ना वो सारे डिक्लाइन हो रहे थे, गवर्नमेंट मैंडेट्स थी, कुछ गवर्नमेंट के रीजंस की वजह से डिक्लाइन हो रहा था। पर अब रिसेंटली क्या देखा गया है, एक हाइक देखा गया है, जो 8 साल के बाद जो है 8 ईयर हाई हिट हुआ है। ठीक है, 8 साल बाद इस तरह का कोई हाई देख रहे हैं। ये जो अप्रूव्ड इनटेक है ना, किसका, बीटेक किसके लिए होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए। तो 2024-25 में 14.90 लाख हुआ है, जो कितना इंक्रीज हम लोग देख रहे हैं, 21 और 22 से अगर कंपेयर करो तो 18.84% की इंक्रीज देखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेटा देखते हैं। तो टोटल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस जो अंडर ग्रेजुएट्स को लेते हैं वो इंडिया में कितने, 2906। डेटा काफी, नंबर काफी कम है गिवन द पॉपुलेशन। जो स्टीम करते हैं कि इतने बेस्ट IITs में या अच्छे अच्छे बीटेक इंस्टीट्यूशंस में पढ़े, उस हिसाब से तो सीट कम है। पर हम चलो डेटा देखते हैं, सीट्स लाख में यहाँ पे दी गई हैं। तो 2014-15 में 17 लाख के अराउंड कुछ 17.05 की सीट थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे 2015 में 16 होता है, फिर 15 होता है, फिर 14 होता है, फिर 14.4 होता है, फिर 13 होता है, फिर 12 तक गिर जाता है, 12.54, 12.75 और फिर फाइनली 14.90 जो है वो 24-25 में ये डेटा दिख रहा है हम लोग को। अब हाईएस्ट नंबर अप्रूव्ड यूजी सीट्स कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में, और सेकेंड हाईएस्ट यूजी सीट्स कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। दोनों साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से साउथ इंडिया में बेटर कंडीशंस है। ठीक है, बेस्ट नहीं कहेंगे पर बेटर बोलेंगे। चलो दूसरी न्यूज देखो, आप सोचो अगर पीएम नरेंद्र मोदी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, किसी फ्रॉड के बारे में अपनी मन की बात में बोलना पड़े तो ऑफ कोर्स ये फ्रॉड बहुत बड़ा होगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को किस चीज के लिए कॉशन किया है, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के लिए। अभी ये डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड क्या चल रहा है, बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं इंडिया में, लोग ढूंढ लेते हैं यूनिक तरीके फ्रॉड के। ठीक है, तो फ्रॉड से बचने के भी यूनिक तरीके ढूंढ लेते हैं, वी आर स्मार्ट इधर वेज। तो देखो डिजिटल फ्रॉड में क्या हो रहा है ना, आजकल एक नया फ्रॉड आ रहा है जिसमें एक स्कैमस्टर होता है, वो आपको कॉल करेगा कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ, मान लो ईडी बोल देगा या फिर कुछ कोई अच्छी सी फैंसी सी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल देगा, कि लोगों को बोलेगा कि देखो आपका अरेस्ट होने वाला है। ठीक है, और आपको अगर अरेस्ट से बचना है तो आप कुछ पैसे दो। अब क्या करेंगे, लोग सोचेंगे अरे अरे ये तो मैं अरेस्ट हो गया हूँ, और पीएम ने क्या बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि गवर्नमेंट एजेंसी कभी ऐसे कोई कॉल ही नहीं करेगी आपको। ठीक है, तो पीपल शुड बी अवेयर कि हाँ इस तरह के स्कैम्स है और कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इवन इफ कोई बोले कि हाँ मैं इस फलाने थाने से बोल रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, यू हैव गॉट टू बी विजिलेंट। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ हो सकता है कि ये लोग जो है हम लोगों का फायदा उठा रहे होंगे। तो देखो, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है ना जो प्राइम मिनिस्टर ने बोली ना, कि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे लॉ में जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके कुछ है। कोई गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी आपको फोन या वीडियो कॉल के थ्रू कॉल ही नहीं करेगी कि आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो लोग कॉल करके बोलते हैं आपका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। भाई कभी आपके घर पे किसी पुलिस ने कॉल किया है, फ्रॉडस्टर पुलिस की तरह, CBI की तरह, नारकोटिक्स की तरह, कभी कभी RBI की तरह भी आके फेक ऑफिसर्स बन के इतने इतने पैसे ले जा रहे हैं, और ये जो है ना बहुत ज्यादा विक्टिम के लिए फाइनेंशियली डिस्ट्रेसफुल होता है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, तो ऑफ कोर्स इट मेक्स अ ह्यूज, इट मस्ट बी अ ह्यूज डील, बहुत बड़ी बात होगी। चलो अब ये हो गई हेडलाइंस की बात, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूज को डिटेल में। चलिए
देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहली न्यूज यही जो फ्रंट पेज पे थी कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ से आपको क्या क्या टेक अवे करना है। देखो बहुत सारे डेटा है इस आर्टिकल में, बहुत सारी चीजें, पर वो हमारे काम की नहीं है। हमें क्या करना है, वी हैव टू बी स्मार्टर, क्योंकि एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी कम। तो वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगी। देखो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है पेड्रो सांचेज। वो वडोदरा आ रहे हैं, ठीक है। वहां पे वो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बायलैटरल बातें करेंगे। बायलैटरल टॉक्स का क्या मतलब होता है, दोनों कंट्रीज के बीच में जो म्यूचुअली अग्रीड चीजें होंगी, उसके अलावा ये लोग इनॉग्रेट करेंगे फाइनल असेंबली लाइन प्लांट, जिसको एफएल प्लांट कह रहे हैं। किसका? 295 मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए आ रही है। मानी कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है जिसका नाम है C-295, मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और कहाँ पे बनेगा ये? तो फाइनल असेंबली लाइन प्लांट पे, ठीक है। वडोदरा की जो ये फैसिलिटी है ना, ये इंडिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में पार्टनरशिप होकर के प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन बना है। पहला है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और दूसरा है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। तो दो ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, तो आप देख रहे हो टाटा कहाँ तक बहुत आगे जा रहा है। और हमारा क्या है, हमारा एक स्कीम है जिसको क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हमने इसको इंस्टीट्यूट किया, क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारी। तो इंडिया इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर 56 C-295 एयरक्राफ्ट लेगा, और जो रिप्लेस करेगा हमारे इंडियन एयरफोर्स में अभी क्या चल रहा है, तो लेगेसी एफ्रो फ्लीट चल रही है। कौन सी चल रही है? लेगेसी एव्रो फ्लीट। और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा C-295 एयरक्राफ्ट से। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे C-295 सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो 56 जो है वो एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगी इंडियन एयरफोर्स। 16 जो है विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम स्पेन। ऑफ दीज 6 हैव ऑलरेडी अराइव। 16 में से 6 ऑलरेडी आ चुके हैं। एयरबस जो है वो डिलीवर करेगी पहले 16 जो मैंने बताया आपको स्पेन से, ठीक है। ये जो मीडियम लिफ्ट C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो रिप्लेस करेगा एयर इंडिया का, आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स का आपको पता है, एवरोफ्लीट, नॉट एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स। पहले 16 एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर हो गए हैं फ्लाई अवे कंडीशन में। कहाँ से? तो एयरबस फैसिलिटी सेविली से। सेविली कहाँ पे? स्पेन में। तो ऐसे भी कभी आ सकता है कि सेविली सीन इन न्यूज कहाँ है, तो स्पेन में। और जो रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट है ना, वो वडोदरा में बनेगी रोल आउट में बाय 2026। और डिलीवरी कब कंप्लीट हो जाएगी? तो डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी 2031 में। तो मेक इन इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देखो इसको लेके आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी कि हम एवरो फ्लीट को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि C-295 जो है वो पैरा ट्रूपर्स को एयर ड्रॉप करा पाएगा और लोड्स को भी। इसके अलावा जो भी मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है ना, कैजुअलिटी या मेडिकल इवैक्यूएशन, जो कि हमें कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम में मिला था। बहुत लोगों को हेलीकॉप्टर्स आई थी जो कि किसकी तरह काम करी थी, एम्बुलेंस की तरह। तो वो जब ले जाना होता है ना, तो इस तरह की एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कोविड-19 के द्वारा, उस टाइम बड़ा हेल्प करेगा। उसके अलावा जो मोबाइल इंटेंसिव केयर यूनिट्स की बात करते हैं ना हम लोग, जो ICU मोबाइल मतलब जो चल सके, जिसमें लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट है, उसकी तरह भी काम करेगा। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ मेडिकल इवैक्यूएशन नहीं, मेडिकल इवैक्यूएशन में मिडइवैक भी कभी कभी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके अलावा ये जो डिजास्टर रिस्पॉन्स होता है ना, या मेरीटाइम पेट्रोल ड्यूटी। डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या है? जैसे अभी आपके दाना आया था, तो उस टाइम जो है डिजास्टर, ये बहुत लोगों को कहीं फंस भी गया होगा वहां पे, क्या पता, तब यहाँ पे ये हेल्प करेगा। उसके अलावा जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग, जैसे हमारी पेट्रोलिंग करती है ना पुलिस रात के टाइम, वैसे ही यहाँ मैरीटाइम पेट्रोलिंग मतलब समुद्र में भी पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि कोई और कहीं शिप ना आ रही हो, नारकोटिक्स वगैरह नहीं आ रहा हो, तो उसमें ये हेल्प करेगा। तो ये थी बात C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखो इस बार क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक हुए। पेरिस ओलंपिक में इंडिया को कितने मेडल मिले? रिवीजन ही मान लो इसको, 6 मेडल मिले, 1 सिल्वर 5 ब्रोंज। तो ये क्या कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है? नहीं, इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक स्कीम चलाती है हमारी गवर्नमेंट जिसका नाम है टॉप्स, जो कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बोलते हैं। इसके अंदर ये जो स्कीम है, इसके अंदर 72 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाते हैं एक ओलंपिक की तैयारी कर रहे कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड एथलीट पे, ठीक है। और ये जो टॉप स्कीम है ना, इसने 2024 में, ठीक है, जो कि टोक्यो और पेरिस ओलंपिक के बीच में जो टाइमिंग था ना, उसके बीच में 72 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने
अपने एथलीट्स पे। इस स्कीम में इक्विपमेंट मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, ट्रेनिंग प्लान्स मिलते हैं, शूज मिलते हैं, सन ग्लासेस मिलते हैं, हाई स्पीड कैमरा, क्लोथ, फूड, सब गवर्नमेंट खर्चा उठाती है, ठीक है। पर अब गवर्नमेंट क्या देख रही है कि इतना इतना खर्चा करने के बाद भी इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस होने की वजह से सोच रही है कि कुछ कटौती करते हैं फंड्स में। अब ये मूव अभी डिबेट ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि कट कर दिया है, डिबेट हो रही है। तो इंडिया में कोई भी स्कीम ऐसे ही नहीं लागू की जाती है, कोई भी चेंजेस ऐसे ही नहीं की जाती है, हमेशा मीटिंग होती है। और यही ब्यूटी होती है डेमोक्रेसी की। जब तक डिस्कशन और डिबेट नहीं होना तो डेमोक्रेसी नहीं चलती। पार्लियामेंट क्यों डेमोक्रेसी को चलाने में इतनी मदद करता है, पार्लियामेंट कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए क्योंकि पार्लियामेंट एक फोरम प्रोवाइड करता है हमें डिबेट और डिस्कशन के लिए। तभी आपसे कभी कोई पूछे कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वहां पे लेजिस्लेचर है वो एक्ट इनैक्ट करते हैं, वो तो करते ही हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर डिबेट और डिस्कशन के थ्रू ये चीज जाती है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे भी डिबेट होगा। एक ओलंपिक मिशन ओलंपिक सेल के साथ, जहाँ पे एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी जिसमें फॉर्मर एथलीट्स होंगे बड़े बड़े जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, कोचेज होंगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, और फिर डिस्कशन होगा कि क्या करेंगे, ठीक है। 300 के ऊपर एथलीट्स हैं जिनको टॉप्स के अंदर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था। अब देखो 300 के ऊपर एथलीट, मतलब 300 के करीब मान लो, अगर इतने लोगों को मिला और उसमें सिर्फ 6 मेडल आ पाए तो इट इज एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग, है ना। लेकिन क्या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो चलो बात की बात है, देखा जाएगा क्या है। या तो गवर्नमेंट कट करने की जगह एक और चीज सोच रही है कि और थोड़ा स्ट्रिक्ट सा क्राइटेरिया ले आते हैं कि थोड़ा वही लोग जो एकदम क्वालिफाई कर सके उनको ही हम दें, तो वो सब सोची जा रही हैं बातें। तो ये तो बस ये है, बस आपको यहाँ से क्या लेके जाना है, टॉप से स्कीम लेके जाना है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, किस चीज के लिए, तो ओलंपिक के लिए, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, तो बता दिया मैंने। अब देखो ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टॉक सेंसस। देखो अभी इधर से क्या क्या पता चलेगा इस आर्टिकल से। पहली चीज तो ये कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के, उनका नाम है राजीव रंजन सिंह, वो 21वां लाइव स्टॉक सेंसस लॉन्च किए न्यू दिल्ली में। अब देखो ये लाइव स्टॉक सेंसस हर 5 साल पर होता है। कब होता है, हर 5 ईयर पे, ठीक है। अब मैं अंडरलाइन करूंगी वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट, हर 5 साल पर होता है, ठीक है। यहाँ पे हेड काउंट किया जाता है नंबर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का। लाइव स्टॉक स्पीसी में क्या क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, पोल्ट्री, ठीक है, उसके अलावा स्ट्रे एनिमल्स भी। अब देखो स्ट्रे एनिमल्स कौन से होते हैं, कई बार क्या होता है ना, गौशाला वगैरह होती है ना, वहां पे जब तक गाय आपको दूध दे रही है तब तक तो बहुत बढ़िया, जैसे आपको गाय बूढ़ी हो जाती है ना, दूध नहीं दे पाती, या फिर उनका जो मेल बछड़ा होता है उसकी जब नीड खत्म हो जाती है ना, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी डेयरी इंडस्ट्री की, जिसपे अब लोग बहुत कम बात करते हैं, ठीक है। तो इन एनिमल्स को स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं, मतलब ये बाहर छोड़ दिए गए, इनको कोई नहीं ध्यान दे रहा, तो उनका भी सेंसस होगा। सेंसस जो है वो क्या देखेगा, तो वो स्पीसीज को देखेगा, ब्रीड देखेगा, एज देखेगा, सेक्स देखेगा, ओनरशिप स्टेटस देखेगा कि क्या एनिमल की डोमेस्टिकेटेड है या फ्री है। 1919 से ये सेंसस हो रहा है। कब स्टार्ट हुआ, तो 1919 से स्टार्ट हुआ, 1919 से हो रहा है, और अभी तक 20 लाइव स्टॉक सेंसस हो चुकी है, और लास्ट 2019 में हुआ था, ठीक है। ये 21वां अभी जो सेंसस हो रहा है वो 21वां है, ठीक है, 21वां लाइव स्टॉक सेंसस है। तो जो 21वां लाइव स्टॉक सेंसस है वो अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में होगा। इनॉग्रेट हमारे मिनिस्टर राजीव रंजन जी ने कर दिया है, ठीक है। अब आने वाले कुछ महीनों में 87,000 के अराउंड इन्यूमरेटर्स, मतलब लोग जाएंगे, विजिट करेंगे घरों को, अपार्टमेंट्स को, एंटरप्राइजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि गौशाला हो गई, डेयरी फार्म्स को, पोल्ट्री फार्म्स को, वेटनरी कॉलेजेस को, इवन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को, और वहां जाकर के डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सेंसस जो है वो बोला जा रहा है 30 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करेगा, ठीक है, 30 करोड़, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर होता है, 30 करोड़ हाउस होल्ड को। कौन से एनिमल काउंट किए जाएंगे, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन से एनिमल, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर 5 साल पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ स्ट्रे एनिमल्स को भी देखते हैं, फिर ये देख इंपॉर्टेंट है कि 1919 में स्टार्ट हुआ है और 20 लाइव स्टॉक हो चुके, ये 21वां है। और अब हम देखेंगे कौन से एनिमल, तो देखो एनिमल में कैटल, बुफेलो, एक मिथुन होता है एनिमल, याक, शीप, गोट, पिग, कैमल, हॉर्स, पोनी, म्यूल, खच्चर नहीं बोलते जिसको, डंकी, डॉग, रैबिट,
इनफैक्ट एलिफेंट्स भी, तो ये सारे इसमें कवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एलिफेंट भी देख रहे हो, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए एलिफेंट देगा और फिर हम सोचेंगे अरे एलिफेंट को क्यों ही कर रहे होंगे लाइफ स्टॉक सेंसस में, पर कर रहे हैं, ठीक है। और डॉग से भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं पहले ही बता देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज हो गए। इन सारे सेंसस में इंफॉर्मेशन ली जाएगी 219 इंडिजिनस ब्रीड्स की। इंडिजिनस मतलब जो देसी ब्रीड्स होते हैं, और ये रिकग्नाइज कौन करता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये सेंसस कैरी आउट करेगा एक हेड काउंट पोल्ट्री बर्ड्स का भी, जैसे फाउल हो गए, चिकन हो गया, डक हो गया, टर्की हो गया, गीज हो गया, कोयल हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया और ईमू का भी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ स्टॉक सेंसस का, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन देगा हमें, किसके लिए, देखो जो गांव वगैरह में लोग होते हैं ना, रूरल एरियाज में, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए लाइफ स्टॉक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी है, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये क्या करता है ना, 30% ग्रॉस वैल्यू एडेड इंडिया को देता है। 30% बहुत ज्यादा नंबर है ये। और इकोनॉमी में अगर हम लोग ओवरऑल देखें, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के टर्म्स में बोल रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में 30% जीवीए दे रहा है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइफ स्टॉक हमें 4.8% जीवीए दे रहा है। बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर आपको 15 दे रहा है, उस 15 में से 4.8% आपको ये लाइफ स्टॉक दे रहा है। जीवीए का मतलब क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब अगर टोटल आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कॉस्ट हटा दो तो वो जीवीए होता है। और अगर आप इकोनॉमिकली देखना चाहते हो, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हो, तो जीवीए का फॉर्मूला होता है जीडीपी में सब्सिडी को ऐड कर दो और टैक्स हटा दो प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वैसे आएगा आपका। अब ये जो डेटा होगा ना, उसको सेंसस का एस्टिमेट करेगी जीवीए फ्रॉम द लाइफ स्टॉक सेंटर। ये हेल्प करेगा हमें फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज, ठीक है। जब सेंसस आ जाएगा तो पॉलिसीज बनाने में मदद होगी, तो पॉलिसीज तभी बनेगी ना जब आपके पास डेटा हो। उसके बाद अलावा यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होती हैं, जो कि यूएन की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी, और सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंट्रोडक्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो ये लाइफ स्टॉक सेंसस एसडीजी में भी हमें हेल्प करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा एसडीजीज मीट करने के लिए। गोल से तो मीट ही करना पड़ेगा ना, जैसे गोल 2 जिसको जीरो हंगर बोलते हैं, उसके गोल में ये हेल्प करेगा। टारगेट 2.5 जो जेनेटिक डाइवर्सिटी इन फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसको फुलफिल करेगा। उसके बाद इंडिकेटर 2.5.2 जो कि परसेंटेज ऑफ लोकल लाइफ स्टॉक जो कि एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है एसडीजी के, उनके बारे में बताएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या सेम चीज रही सेंसस में पिछले सेंसस से, और क्या नई चीज आई, तो सेम तो ये रहा कि पिछले साल 2000, मतलब पिछले साल जब मैं बोलूं तो 2019 मानो, ठीक है, क्योंकि हर 5 साल पे हो रहा है ना। तो जो 2019 में लास्ट सेंसस हुआ था, उसमें ऑनलाइन डेटा लिया गया था, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, सब कुछ डिजिटाइज था, फुल्ली डिजिटाइज था। इस बार भी वही होगा, प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनेगी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाला जाएगा, प्रॉपर चेक किया जाएगा। लेकिन नई चेंजेस क्या है, तो पहली बार सेंसस कलेक्ट करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पैस्टोरलिस्ट, जो लेके जाते ना गाय चरवाहक को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखेगा, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी उनका बताएगा। उसके अलावा डिटेल्स आएंगी ज्यादा। ये सेंसस जो है फाइंड आउट करेगा कि जो हाउस होल्ड जिसमें मेजर इनकम लाइफ स्टॉक से आता है, उसमें क्या मतलब उसका प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। उसके अलावा कंटेन करेगा डेटा जेंडर पे स्ट्रे कैटल के, वही स्ट्रे की बात की कि उनके जेंडर पे क्या सीन है। अब देखो व्हाट द 2019 लाइफ स्टॉक सेंसस फाउंड। 2019 का लाइफ स्टॉक को थोड़ा सेंसस को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या देखा गया था, 535.78 मिलियन टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन थी इंडिया में, जिसमें कैटल सबसे ज्यादा है इंडिया में, फिर गोट है इंडिया में, फिर बफेलो है, फिर शीप और तब पिग है। ये सारे एनिमल्स को लेकर के 0.23% टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन बन रहा था इंडिया का, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता ही है कि हमारी करंट अफेयर मैगजीन है, आप उससे तो कर ही रहे होंगे, क्लासेस तो आती हैं, साथ में आप क्वेश्चंस तो बना ही रहे होंगे, अब तो आपको सब पता है। चलो अब देखते हैं हम लोग टार्डीग्रेड्स के बारे में। देखो टार्डीग्रेड्स क्या होते हैं ना, ये एक एनिमल होते हैं ना जो कि इंटीरियर में रहते हैं। ये आपको मॉस, लाइकन, ये आपको टेरेस्ट्रियल भी दिखेंगे और आपको फ्रेश वाटर और समुद्र वगैरह सब में दिखेंगे। टार्डीग्रेड एक इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, आप इसको देख नहीं सकते आप बिना माइक्रोस्कोप के, बहुत छोटा होता है। और ये एनिमल जो होते हैं ना, इनका बड़ा सारा क्यूट क्यूट निकनेम है, जैसे
जैसे क्या, क्यूट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पर्सपेक्टिव है, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको वाटर बेयर या मॉस पिगलेट, बहुत सारे नाम इसके हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा फेमस क्यों है ना टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड के बारे में क्या कहा जाता है कि ये ना बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस टॉलरेट कर सकता है, हम सोच भी नहीं सकते वैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलेगा। अब जो है एक नई स्पीसी टार्डिग्रेड की जो डिस्कवर्ड की थी कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था हिप्सिबस हेनानेंसिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, कल को पूछ सकता है एग्जाम में। ये स्पीसी के बारे में क्या पता चला ना कि एक तो इसमें 1000 के ऊपर जीन्स होते हैं ना जो एक्टिव होते हैं रेडिएशन से बचाने के लिए। जब भी रेडिएशन होता है ना तो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये टार्डिग्रेड पहले तो बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन के लिए फेमस था ही था। देखो ये ऐसा दिखता है, ठीक है, 8 लेग्ड होता है, 8 लेगेड बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये जो है ना टार्डिग्रेड जो है वो पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तो रहता ही था, उसके अलावा ये भी देखा गया कि बड़े बड़े रेडिएशन से भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जो 1000 के ऊपर जीन्स है ना वो रेडिएशन से इसको बचा लेती है। मतलब आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन क्या इसमें खूबी है इसके बारे में कि ये हेल्प क्यों करेगी, ये फाइंडिंग हमें इसके डीएनए में सब डैमेज से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये हेल्प कैसे करेगा, ये हेल्प इसलिए करेगा ना जब स्पेस मिशन होगा और हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। आपको पता है 1000 तरह के रेडिएशन होते हैं, तो वो उस रेडिएशन से बचाएगा। उसके अलावा अगर न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है तो उसको क्लीन करने में ये रिसर्च हेल्प करेगी। उसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगी ये रिसर्च, ठीक है। तो ये रिसर्च कैरी किसने किया था, तो जांग और उसके 6 कलीग्स थे, और सॉरी उसके जो कलीग थे वो 6 साल पहले जो है एक मॉस का सैंपल लेकर आए थे चाइना के हेनान प्रोविंस से, इसीलिए इसके नाम में हेनानसिस है, ठीक है, हेनान प्रोविंस से। और वहां पे उनको एक नई स्पीसी मिलती है जिसको लोग नाम दे देते हैं हिप्सिबस हेनानसिस। और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना इसको वाटर बेयर, मॉस पिगलेट, टार्डिग्रेड को बोलते हैं, ठीक है। फिर ये टीम जो है उनकी ऑफ कोर्स कैसे चेक करेगी, जीनोम सीक्वेंसिंग करेगी। जीनोम सीक्वेंसिंग करके देखती है कि 30% यूनिक जीन्स थे टार्डिग्रेड्स में, टार्डिग्रेड्स बोलते हैं इनको। और इनमें क्या देखा गया, इन पे गामा रेज डाली गई तो देखा गया इन्होंने मस्त से सरवाइव कर लिया उसको। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि सर्वाइवल इतने अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या देखी इन लोगों ने, दूसरी चीज ये देखी कि ये जो टार्डिग्रेड्स हैं उनको गामा रेज से बचाने के लिए इन्होंने कैसे किया, कुछ तो होगा ना। तो एक 3 फैक्टर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म देखा गया टार्डिग्रेड में। पहला क्या था कि इसका जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, डीएनए स्ट्रैंड कैसे होते हैं, ऐसे बने होते हैं ना डीएनए स्ट्रैंड, पूरा अच्छे से मैंने डिटेल में आपको बताया किस तरह से बेस पेयर होते हैं और कैसे बनता है। ये डीएनए स्ट्रैंड जो है ना वो तुरंत से डबल स्ट्रैंड होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड, ये टूटते ही ना वापस से इनके पास एक प्रोटीन होती है ट्रिड1, ये वापस रिपेयर कर लेता है अपने डीएनए स्ट्रैंड को। उसका दूसरा फैक्टर जो है वो एक जीन है जो कि स्विच ऑन हो जाता है जब एक्सपोजर होता है रेडिएशन से, और वो हेल्प करता है 2 प्रोटीन बनाने में जो कि माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस कराते हैं। और फिर टार्डिग्रेड इससे क्या करता है, और ज्यादा मदद करता है और अपने डीएनए रिपेयर को। देखो जब भी किसी के ऊपर रेडिएशन अटैक होता है ना तो डीएनए पे फर्क पड़ता है, और एक बार अब डीएनए के सीक्वेंस चेंज हो गए ना तो इंसान का पूरा जो सिस्टम है वही बदल जाएगा। तो ये रेडिएशन में अपने डीएनए को कैसे रिपेयर करता है, वही 3 फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जीन देखा, पहला फैक्टर हमने देखा कि क्विक रेडिएशन में एक प्रोटीन का रोल है। तीसरा ये है कि ये अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट्स बनाता है टार्डिग्रेड, जिसको क्या बोलते हैं, बेटालियंस। ये बेटालियन पिगमेंट जो है ना वो जब भी हार्मफुल केमिकल रिएक्शन होता है ना उससे बचाता है। तो अभी रिसर्चर्स क्या देख रहे हैं, टार्डिग्रेड का बेटालियंस को ह्यूमन पे डाल के देखे तो देखिए ह्यूमन का भी सर्वाइवल रेट बचा लिया। तो इसीलिए टार्डिग्रेड्स के ऊपर स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इंडिया यूएई बिट बाय बिट। अभी देखो इंडिया और यूएई ने 31 अगस्त 2024 में एक ट्रीटी साइन करी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसको बीआईटी बोलते हैं। इंडिया ने पहले भी एक तरह सेम इस तरह की ट्रीटी साइन की थी जिस यूएई के साथ ही, जो था बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, बिप्पा, ठीक है। पर जो ये वाला बीआईटी है ना वो बेटर है इंडिया यूएई के बीच में, और वो बहुत हेल्प करेगा हमें, क्योंकि यूएई जो है ना वो हमारी कंट्री में 3% जो टोटल एफडीआई आता है ना वो हमें यूएई से ही मिलता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले वाला जो बीआईटी था उसमें क्या इशू था, पहले वाले बीआईटी में जो है ना पहले एक 2016 में अडॉप्शन होता है मॉडल बीआईटी का, पर ये उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक वन साइज फिट ऑल मेजर के साथ आया था। ये वाला बीआईटी वन साइज फिट ऑल का मतलब क्या है, देखो चेंजेस होती है रिलेशंस में, चेंजेस होती है चीजों में, तो उस हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। तो ये वाला बीआईटी उसको बदलने में मदद करता था। ये जो है ना टर्मिनेशन किया 68 आउट ऑफ 74 बीआईटी जो कि 2015 से फोर्स में थे, ठीक है।
मतलब सोचो 74 BIT बनी, उसमें 68 को हटाना पड़ गया। तब क्या होता है, गवर्नमेंट की डेटा निकलती है जो अप्रैल 2023 से 2024 में देखती है कि FDI का जो इक्विटी फ्लो है ना वो 24% गिर गया है टोटल FDI में। तो FDI का गिरना बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है। अब इतनी ज्यादा एस्पिरेशंस हमारी हाई हैं, तो हमें चाहिए होंगे ऐसे पार्टनर्स जो कि हमारे इकोनॉमिक टाइज को बढ़ा सके, और UAE उसमें करेगा हमारी हेल्प। इसीलिए हम एक नया वाला BIT लेकर आते हैं 2024 में। अब देखो, जो पहले वाला मॉडल BIT था ना, वो इन्वेस्टर्स को मैंडेट करता था कि पहले आप लोकल रेमेडी लो इंडियन लीगल सिस्टम से। मतलब क्या होता था कि कोई इन्वेस्टर आया, उसको इशू हो गया मान लो कोई इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, तो पहले क्या बोलते थे कि अभी उसको रेमेडी के लिए आपको इंडियन लीगल सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, और फिर 5 साल का टाइम मिलता था। अब 5 साल में जब अगर आपको कुछ इंडियन लीगल सिस्टम से भी हेल्प नहीं मिलती ना, तब आप जाओ इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन कराने, मतलब सेटल करवाने सिचुएशन को। अब ये जो नया वाला BIT है ना, इसमें इसको वाटर डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया है। क्यों, मतलब हटाना, वाटर डाउन का मतलब थोड़ा सा ठीक किया गया। अब क्या किया गया, पूरी तरह से हटाना नहीं होता वाटर डाउन का मतलब, थोड़ा सा कम करना होना। तो वो क्या कर दिया ना, अब इसको 3 साल कर दिए हैं। अब ये 3 साल करना इज बेटर, क्योंकि लोग फंसे नहीं रहेंगे, ठीक है, कोई भी चाहेगा कि उसका पैसा फंसा नहीं रहे। और ये वाला जो इशू था ना, ये लोकल आर्बिट्रेशन का, यही हमारे जो UK के साथ नेगोशिएशंस फंसे हुए ना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के, इसी वजह से फंसे हुए। इसलिए इसको एक्यूलीज हील फॉर इंडिया बोलते हैं। एक्यूलीज हील क्या होता है ना, एक मिथोलॉजिकल जो है पर्सनालिटी थे, उनकी हील्स थी, ठीक है, एक्यूलीज हील बोलते हैं। वो उनका सबसे वीक पॉइंट था। तो वैसे एक्यूलीज हील का मतलब आप समझो वीक पॉइंट, वो हमारे UK के इसलिए नहीं होने दे रहा है। उसके अलावा एक और चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो पहले क्या होता था ना, कि एक नेगेटिव कॉवेनेंट होता था जो कि अवेल करने से मना करता था थर्ड पार्टी फंडिंग फॉर कंटेस्टिंग डिप्यूट्स, ठीक है। तो ये जो आया है ना, कॉवेनेंट था नहीं, मतलब आया है, ये बहुत हेल्प करेगा थर्ड पार्टी फंडिंग रोकने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, उसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने रेकमेंड किया था कि इंक्लूजन कराओ थर्ड पार्टी फंडिंग का इन आर आर्बिट्रेशन रिजीम, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। सॉरी, अभी जो है उसमें इंक्लूजन हुआ है थर्ड पार्टी फंडिंग का, हटाई नहीं गई है, इंक्लूजन हुआ है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट सी द वर्ड इंक्लूजन। इंक्लूजन हुआ है थर्ड पार्टी कॉवेनेंट का, जिसको किसने बोला था, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की कमेटी ने बोला था कि इंक्लूजन होना चाहिए थर्ड पार्टी फंडिंग का आर्बिट्रेशन रिजीम में, हेल्प करेगा। तो अब तो ये सारी कुछ चेंजेस हुई है नई वाली BIT में। तो देखते हैं, एक और चेंज हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी वाला जो BIT है ना, उसने स्कोप ऑफ ट्रेड बढ़ा दिया है। क्यों, क्योंकि अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी इसने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, जो कि पहले वाले मॉडल BIT में नहीं था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब आ गया। तो 3 चेंजेस आप देख रहे हो। तो अब समय ही बताएगा कि ये ट्रीटी हेल्प कराता है कि नहीं हमारे FDI बढ़ाने में, लेकिन अगर कराएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना, BIT साइन हुआ है किसके बीच में, तो इंडिया और UAE में, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बोलते हैं इसको। अभी आप देख लो UAE कहाँ है, तो ये देखो, ये रही UAE, और UAE हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है। ये देखो, यहाँ UAE है, यहाँ इंडिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो ऑयल रिजर्व्स और एनर्जी रिजर्व्स, एनर्जी सप्लाई के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हम इन पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमें इस तरह की ट्रेड डील्स करनी ज़रूरी हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी कुछ न्यूज़ थी आज की। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कि किस कंट्री को शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, एंड देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, keep reading and take care.